कभी सोचा है कि कुछ लोगों के लिए दूसरों से अपनी बात मनवाना या मतलब अच्छे रिश्ते बनाना इतना आसान क्यों होता है? आज हम इसी सवाल की गहराई में जा रहे हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक सच और ऐतिहासिक कहानियों से लोगों के साथ व्यवहार करने के कुछ बहुत ही असरदार तरीके समझेंगे। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सोच से होती है। क्या? कि दुनिया में 99% लोग, चाहे वे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर लें, वो खुद को कभी गलत नहीं मानते। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? जैसे टूगन क्राउली, एक खूंखार अपराधी जिसने एक पुलिस वाले की हत्या की थी। जी। पकड़े जाने पर उसने कहा, मेरे इस कोट के नीचे एक थका हुआ पर बहुत नरम दिल है। यहाँ तक कि अल कपोन जैसा गैंगस्टर भी खुद को एक समाजसेवी मानता था। सही बात है। यही तो हैरान करने वाली बात है। अगर इतने बड़े अपराधी खुद को सही मानते हैं तो सोचिए आम लोग जिनसे हम रोज मिलते हैं वो अपनी आलोचना सुनकर कैसा महसूस करते होंगे। बिल्कुल। आलोचना करते ही सामने वाला इंसान डिफेंसिव हो जाता है और खुद को सही साबित करने की कोशिश करने लगता है। हाँ, किसी को बदलने का ये शायद सबसे बेकार तरीका है। तो इसका मतलब पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही है कि किसी की आलोचना, निंदा या शिकायत ना करें। अब्राहम लिंकन की कहानी से ये बात और साफ हो जाती है। अपनी जवानी के दिनों में वो लोगों का मतलब खुलेआम मजाक उड़ाते थे। अच्छा। हालत ये हो गई थी कि एक बार किसी ने उन्हें लड़ाई का चैलेंज तक दे दिया था जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। और उस एक घटना ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सीखा कि लोगों पर कीचड़ उछालने से कुछ हासिल नहीं होता। सालों बाद जब वे राष्ट्रपति थे, गेटिसबर्ग की लड़ाई के बाद, हाँ, जनरल मीट की एक गलती से दुश्मन सेना बचकर निकल गई थी। और लिंकन को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जनरल को एक बहुत कड़ा खत लिखा। लेकिन उसे कभी भेजा नहीं। क्यों? मुझे लगता है शायद उन्हें एहसास हुआ होगा कि गुस्से में कही बात सिर्फ रिश्ते बिगाड़ती है, सुधारती नहीं। बिल्कुल यही। उन्होंने उस खत को एक तरफ रख दिया और सोचा, अगर मैं मीट की जगह होता तो शायद मैं भी वही करता। मतलब उन्होंने खुद को उसकी जगह रखकर देखा। जी। उन्हें समझ आ गया था कि इस हद से मीट सिर्फ अपना बचाव करेगा, नाराज होगा और शायद सेना के किसी काम का नहीं रहेगा। तीखी आलोचना हमेशा बेकार जाती है। ठीक है, तो अगर किसी की बुराई करना काम नहीं करता तो फिर इसका उल्टा करके देखना चाहिए। तारीफ में कुछ जादू है? हाँ, लेकिन यहाँ एक शर्त है, दूसरा सिद्धांत है, सच्ची और ईमानदारी से सराहना करें। सच्ची और ईमानदारी से। हर इंसान के अंदर खास महसूस करने की एक गहरी इच्छा होती है। चार्ल्स श्वाब, जिनकी तनख्वाह उस जमाने में $10 लाख से ज्यादा थी, कहते थे कि उनकी सबसे बड़ी काबिलियत लोगों को प्रेरित करने की क्षमता थी। और उनका तरीका क्या था? बहुत आसान। वो कहते थे, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मुझे लोगों को काम करने के लिए हिम्मत देने में यकीन है। अच्छा। इसलिए मैं तारीफ करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ पर गलतियां निकालने से बचती हूँ। पर ये झूठी चापलूसी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। उनकी तारीफ हमेशा सच्ची होती थी, क्योंकि झूठी तारीफ तो कोई भी पकड़ लेता है और उसका असर उल्टा होता है ना? सही बात है। सच्ची तारीफ की ताकत पर एक और कहानी है जो कमाल की है। एक मशहूर टेस्ट पायलट थे, बॉब हूवर जी। एक बार हवा में उनके हवाई जहाज के दोनों इंजन बंद हो गए क्योंकि एक मैकेनिक ने गलती से उसमें गलत ईंधन डाल दिया था। हाँ, और किसी तरह उन्होंने प्लेन को सुरक्षित उतार लिया। लैंडिंग के बाद वो उस घबराए हुए मैकेनिक के पास गए। उसे डांटा नहीं बल्कि उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि तुम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। ये साबित करने के लिए मैं चाहता हूं कि कल तुम ही मेरे दूसरे हवाई जहाज की सर्विस करो। वाह, ये तो अविश्वसनीय है। उस मैकेनिक की जगह कोई और होता तो शायद डर के मारे नौकरी छोड़ देता। हूवर ने तो एक पल में उसकी गलती को भरोसे में बदल दिया। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी सिद्धांत पर। ओके। किसी से कोई काम करवाने का दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है, सामने वाले के मन में उस काम को करने की इच्छा जगाना। मतलब अपनी बात करने की जगह ये सोचना कि सामने वाला क्या चाहता है। हाँ, जैसे मछली पकड़ने जाते हैं तो अपनी पसंद की स्ट्रॉबेरी नहीं बल्कि मछली की पसंद का केंचुआ चारे में लगाते हैं। एकदम सही। अच्छा। एक बच्चे की कहानी है जो कुछ खाता नहीं था। डांटने फटकारने का कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन उसके पिता ने कहा, तुम अगर ये सब खाओगे तो इतने ताकतवर हो जाओगे कि मोहल्ले के उस लड़के की पिटाई कर सकोगे जो तुम्हें तंग करता है। और ये काम कर गया? बिल्कुल। बच्चे की सबसे बड़ी इच्छा उस लड़के को हराने की थी। नतीजा, वो सब कुछ खाने लगा। पिता ने अपनी नहीं, बच्चे की इच्छा की बात की। बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है। अपने बारे में सोचना बंद करें और सामने वाले के नजरिए से दुनिया देखें। हाँ, चाहे वो आलोचना से बचना हो, सच्ची तारीफ करनी हो या उन्हें कुछ करने के लिए प्रेरित करना हो, सब कुछ इसी एक सोच से जुड़ा है। और अंत में इस चर्चा से एक बहुत अच्छा विचार मिलता है। जी,
बेंजामिन फ्रैंकलिन इतने कामयाब डिप्लोमेट इसलिए बने क्योंकि उन्होंने एक नियम बना लिया था, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा और हर किसी के बारे में वो सारी अच्छी बातें कहूंगा जो मैं जानता हूं। सोचने वाली बात है कि ये एक छोटा सा बदलाव हमारे रिश्तों पर कितना बड़ा और सकारात्मक असर डाल सकता है। तो आज हम इस बात की गहराई में उतर रहे हैं कि लोगों के साथ मजबूत रिश्ते कैसे बनाए जाएं। हमारे पास जो सामग्री है वो लोगों को पसंद आने के 6 तरीके बताती है। तो आज हमने सोचा कि उनमें से 3 सबसे असरदार तरीकों पर बात करते हैं। बिल्कुल, और इन सब तरीकों के पीछे एक ही बड़ा आइडिया है, एक ही मूल सिद्धांत, अच्छा, कि बात दूसरों को खुद में दिलचस्पी लेने पर मजबूर करने की नहीं है, बल्कि उनमें सच्ची दिलचस्पी लेकर एक कनेक्शन बनाने की है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। चलिए तो फिर पहले सिद्धांत से ही शुरू करते हैं। लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेना। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन स्रोत में जो कुत्ते का उदाहरण दिया है वो बड़ा मजेदार है। हाँ, कि एक कुत्ता कुछ बेचता नहीं, काम पर नहीं जाता, लेकिन शायद दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार पाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों में दिलचस्पी लेता है। बिल्कुल। और अगर इंसानों की दुनिया में इसका कोई बड़ा उदाहरण देखना हो तो वो थियोडोर रूजवेल्ट का मिलता है। अच्छा, राष्ट्रपति रूजवेल्ट। हाँ, वो व्हाइट हाउस में काम करने वाले हर छोटे बड़े कर्मचारी को नाम से जानते थे। एक कहानी है कि उन्होंने अपनी एक नौकरानी को सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया कि उसकी खिड़की के बाहर एक बटेर पक्षी बैठा है। अरे वाह, क्योंकि उन्हें याद था कि वो उसे देखना चाहती थी। कमाल है। ये तो सिर्फ नाम याद रखने से कहीं ज्यादा है। ये इस बात का सबूत है कि वो उस इंसान की दुनिया में उसकी इच्छाओं में सच में दिलचस्पी ले रहे थे। यकीनन, क्योंकि ये पद के बारे में नहीं है, ये मनोविज्ञान के बारे में है। किसी में दिलचस्पी दिखाना उन्हें ये महसूस कराता है कि वो महत्वपूर्ण है। और यहीं से हमारा दूसरा सिद्धांत जुड़ता है। बिल्कुल, जो शायद किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराने का सबसे सीधा तरीका है। उनका नाम। किसी भी व्यक्ति का नाम उसके लिए दुनिया की सबसे मीठी और सबसे जरूरी आवाज होती है। और स्रोत में एंड्रू कार्नेगी का एक बेहतरीन व्यवसायिक उदाहरण है। ओके। उन्हें पेंसिल्वेनिया रेल रोड को स्टील की पटरियां बेचनी थी और उसके अध्यक्ष थे जे एडगर थॉमसन। तो उन्होंने क्या किया? मीटिंग में बार बार उनका नाम लिया? उससे भी बहुत आगे, कार्नेगी ने पिट्सबर्ग में एक बहुत बड़ी स्टील मिल बनाई और उसका नाम ही एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स रख दिया। क्या मतलब उन्होंने पूरी की पूरी स्टील मिल का नाम एक क्लाइंट के नाम पे रख दिया? हाँ। वाह, ये तो आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल है। पर एक मिनट, क्या ये एक तरह की चालाकी नहीं है? कार्नेगी तो सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे। नहीं, एक बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इरादा मायने रखता है। अच्छा। कार्नेगी का ये कदम दिखाता है कि उन्होंने थॉमसन को कितना सम्मान दिया। तो जाहिर है, जब रेल रोड को पटरियों की जरूरत पड़ी तो वो कहाँ जाते? उसी कंपनी के पास जिसके मालिक ने उनके नाम को इतना बड़ा सम्मान दिया। बिल्कुल, ये सम्मान दिखाने का एक बहुत बड़ा तरीका था, सिर्फ चापलूसी नहीं। समझ गई। तो ये सिर्फ नाम लेना नहीं है, बल्कि नाम को सम्मान देना है। सही बात है। इसी से जुड़ा है हमारा तीसरा सिद्धांत, जो बातचीत की कला के बारे में है। अक्सर हम सोचते हैं कि अच्छी बातचीत का मतलब है बहुत दिलचस्प बातें बोलना, जबकि सच इसका ठीक उल्टा है। एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनने का राज है एक अच्छा श्रोता बनना। स्रोत में लेखक का एक अनुभव है जहां वो एक पार्टी में एक मशहूर वनस्पति शास्त्री से मिले। लेखक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सुनते रहे। हाँ, बस पूरे ध्यान से सुना और उन्हें अपने काम के बारे में और बताने के लिए प्रोत्साहित किया। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि घंटों बाद उस वनस्पति शास्त्री ने पार्टी के मेजबान से कहा कि लेखक दुनिया के सबसे दिलचस्प वार्तालापवादी हैं। जबकि उन्होंने तो मुश्किल से कुछ कहा था। बिल्कुल। इससे यही पता चलता है कि लोग अपनी दुनिया में अपनी समस्याओं और अपनी उपलब्धियों में किसी भी और चीज से 100 गुना ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो एक बेहतरीन बातचीत का राज ये है कि आप सामने वाले को उसके पसंदीदा विषय पर बात करने का मौका दें। यानी कि वो खुद। हाँ, यानी वो खुद। बिल्कुल। तो अगर हम इन तीनों सिद्धांतों को जोड़कर देखें, सच्ची दिलचस्पी, नाम को सम्मान देना और ध्यान से सुनना, तो इन सबका सार एक ही है। दूसरे इंसान को ये महसूस कराओ कि वो महत्वपूर्ण है। सही बात है। जब आप किसी की दुनिया में दिलचस्पी दिखाते हैं, उसका नाम लेते हैं या उसे अपनी कहानी सुनाने देते हैं, तो आप उसके अस्तित्व को एक तरह से मान्यता देते हैं। और वही असली कनेक्शन बनाता है। ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। इन सिद्धांतों को ईमानदारी से अपनाने और किसी को
प्रभावित करने के लिए चालाकी से इस्तेमाल करने के बीच एक बहुत महीन रेखा है। बिल्कुल। कोई ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी दिलचस्पी सच्ची है, सिर्फ एक दिखावा नहीं? इस पर सोचना वाकई जरूरी है। तो आज हम एक बहुत ही आम लेकिन मुश्किल पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को अपनी बात पर सहमत कैसे कराएं जब तथ्य और तर्क भी काम ना आए। बिल्कुल। और हमारे पास जो लेख हैं वो कहते हैं कि इसका जवाब तर्क में नहीं बल्कि इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ में छिपा है। हाँ, ये सिर्फ अपनी बात मनवाने के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि इस बात को समझने के बारे में है कि लोग किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार क्यों करते हैं। और इसकी जड़ें अक्सर हमारे स्वाभिमान, हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है ना। बिल्कुल। तो आज हम इन तकनीकों के पीछे के मनोविज्ञान को ही गहराई से समझेंगे और इसकी पहली कड़ी जो इन लेखों में बताई गई है वो थोड़ी चौंकाने वाली है। अच्छा, अगर जीतना है तो लड़ो ही मत, मतलब बहस से बचो। हाँ, बहस से बचो। इसकी शुरुआत एक कहानी से करते हैं। लेखक एक दावत में थे जहां एक सज्जन ने मजाक में कहावत सुनाई और गलती से उसे बाइबल का बता दिया। हाँ, उसे बाइबल का बता दिया। लेखक को पक्के तौर पर पता था कि वो शेक्सपियर की है, तो अपनी धाल जमाने के लिए उन्होंने सबके सामने उसे सही करने की कोशिश की। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि ये ठीक नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। वो सज्जन अपनी बात पर अड़ गए। बोले, क्या शेक्सपियर से असंभव, ये तो बाइबल से ही है। जाहिर है। बात बढ़ने ही वाली थी कि लेखक के एक दोस्त जो शेक्सपियर के विशेषज्ञ थे, उन्होंने बीच बचाव किया। अच्छा, उन्होंने सज्जन की तरफ देखकर कहा, हाँ, आप सही हैं, ये बाइबल से ही है। मतलब उन्होंने जानते बूझते झूठ बोला। हाँ। बाद में जब लेखक ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो दोस्त ने समझाया, हम एक खुशी के मौके पर मेहमान थे, किसी को गलत साबित करके क्या मिलता। सही बात है। बहस करने से क्या फायदा, उसे अपना सम्मान बचाने दो। बहस से हमेशा बचना चाहिए। ये कहानी एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक सच की ओर इशारा करती है कि बहस का नतीजा कुछ नहीं निकलता। बिल्कुल, बल्कि होता यह है कि दोनों पक्ष पहले से ज्यादा यकीन कर लेते हैं कि वे ही सही हैं। मतलब आप बहस जीत भी गए तो भी हार गए। हाँ, क्योंकि आपने दूसरे व्यक्ति के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है, उसे छोटा महसूस कराया है। वो आपकी जीत से नाराज होगा। एक तरह से ये खोखली जीत होती है। इसका एक बढ़िया उदाहरण पैट्रिक जे ओहेयर नाम के एक ट्रक सेल्समैन का है। शुरू में वो ग्राहकों से बहुत बहस करते थे। अच्छा। अगर कोई ग्राहक कहता है कि तुम्हारा ट्रक बेकार है, तो वो उसकी खामियां गिनाने लगते थे। और जाहिर है वो एक भी ट्रक नहीं बेच पाते होंगे। एक भी नहीं। बाद में उन्होंने एक नई तकनीक अपनाई। जब कोई ग्राहक कहता, अरे वाइट ट्रक, ये तो बेकार हैं, तो पैट शांति से कहते, क्या? वो कहते, हाँ, आप सही कह रहे हैं, प्रतियोगी का ट्रक भी बहुत अच्छा है, अगर आप वो खरीदते हैं तो कोई गलती नहीं करेंगे। वाह, ये तो सामने वाले को पूरी तरह से निहत्था कर देना हुआ। हाँ, अब तो बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। बिल्कुल। और जब बहस का मैदान ही नहीं रहता, तब आप असल मुद्दे पर बात कर सकते हैं। और यही हमें अगले सिद्धांत पर लाता है। दूसरे व्यक्ति की राय का सम्मान करें। कभी ना कहें आप गलत हैं। हाँ, क्योंकि आपका एक इशारा या लहजा भी किसी के स्वाभिमान पर सीधे हमले जैसा हो सकता है। और वो उन्हें तुरंत रक्षात्मक बना देता है। ये बात भी सोचने वाली है। थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था कि अगर वो 75% बार सही हो सकें, तो ये उनकी सबसे बड़ी उम्मीद होगी। तो फिर हम और आप कैसे किसी को गलत कह सकते हैं? बेहतर तरीका है ये कहना, देखिए, शायद मैं गलत हूं, चलिए तथ्यों की जांच करते हैं। यहाँ जेम्स हार्वे रॉबिन्सन की किताब द माइंड इन द मेकिंग का जिक्र आता है। वो कहते हैं कि हमें गलत कहे जाने पर इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि हमारे आत्मसम्मान को खतरा महसूस होता है। मतलब हमें अपने विचार नहीं बल्कि उनसे जुड़ा हमारा मैं प्यारा होता है। बिल्कुल। हमारा मेरा शब्द, मेरा घर, मेरा देश, मेरा भगवान, ये हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। और अगर हम ही गलत हों तो ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। हाँ, ये तो है। सलाह है कि अपनी गलती तुरंत और जोरदार तरीके से मान लें। लेखक ने अपने कुत्ते रेक्स के साथ पार्क में घूमने का किस्सा सुनाया है। अच्छा। उन्होंने बिना पट्टे के कुत्ते को घुमाया और एक पुलिस वाले ने उन्हें पकड़ लिया। बहस करने के बजाय उन्होंने तुरंत कहा, अफसर, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ा है, मैं दोषी हूं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। पुलिस वाले का अहंकार शांत हो गया होगा। हाँ, क्योंकि जब लेखक ने खुद को दोषी मान लिया तो पुलिस वाले को अपना महत्व दिखाने का मौका दया दिखाकर मिला। मतलब उसे अपना अधिकार जताने की जरूरत ही नहीं हो पड़ी। बिल्कुल। उसने लेखक को बस चेतावनी देकर छोड़ दिया। अपनी गलती मान लेने से सामने वाला नरम पड़ जाता है। जनरल रॉबर्ट ई ली का उदाहरण भी बहुत शक्तिशाली है, जिन्होंने गेटिसबर्ग की विफलता की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ली थी। ये एक महान चरित्र का प्रतीक है। तो ठीक है, हमने बहस नहीं की और अपनी गलती भी मान ली,
मतलब हमने सामने वाले के ईगो को डिसआर्म कर दिया। अब आगे क्या? अब एक पुल बनाना है। और अगला विचार है कि शुरुआत दोस्ताना तरीके से करें। जैसा लिंकन ने कहा था, एक बूंद शहद 1 गैलन जहर से ज्यादा मक्खियां पकड़ता है। ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। अगर कोई आपके पास मुट्ठी भींच कर आता है तो आपकी मुट्ठी भी उतनी ही तेजी से भींच जाएगी। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई कहे आइए बैठकर बात करते हैं, तो माहौल ही बदल जाता है। जॉन डी रॉकफेलर जूनियर की कहानी अविश्वसनीय है। वो कोलोराडो में हड़ताली कर खदान मजदूरों का सामना कर रहे थे। उस समय तो उनसे बहुत नफरत की जाती थी। हाँ, उन्होंने गुस्से या धमकी की बजाय एक भाषण दिया जिसकी शुरुआत दोस्ताना शब्दों से हुई, जैसे हम यहाँ अजनबियों की तरह नहीं बल्कि दोस्तों की तरह मिले हैं। और इसका असर हुआ। इस दोस्ताना रवैये ने नफरत को शांत कर दिया और बातचीत का रास्ता खोल दिया। इसी दोस्ती के माहौल को और आगे ले जाने का एक तरीका है जिसे सुकरात का रहस्य कहते हैं। हाँ, इसका सिद्धांत है कि सामने वाले से शुरुआत में ही हाँ हाँ कहलवाएं। मतलब असहमति के मुद्दों से बात शुरू ही ना करें। बिल्कुल। प्रोफेसर ओवरस्ट्रीट ने समझाया है कि जब कोई नहीं कहता है तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं होता, उसका पूरा शरीर, नसें, मांसपेशियां, सब कुछ अस्वीकृति की स्थिति में आ जाता है। अच्छा। वहीं हाँ की प्रतिक्रिया एक खुला और स्वीकार करने वाला रवैया बनाती है। आप शुरुआत में जितनी ज्यादा हाँ हासिल करेंगे, अपने असली प्रस्ताव पर ध्यान खींचने में उतनी ही ज्यादा सफलता मिलेगी। इसका एक शानदार उदाहरण वेस्टिंग हाउस के सेल्समैन का है। वो एक इंजीनियर से बात कर रहे थे जिनका कहना था कि मोटरें बहुत गर्म हो रही हैं। बहस करने के बजाय सेल्समैन ने पूछा, मिस्टर स्मिथ, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि औद्योगिक मानकों के अनुसार एक मोटर कमरे के तापमान से 72 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा गर्म हो सकती है? बहुत चालाकी से सवाल पूछा, इसका जवाब तो हाँ ही होगा। हाँ, इंजीनियर ने कहा हाँ। फिर उसने पूछा, आपके मिल का तापमान क्या है? जवाब मिला, लगभग 75 डिग्री। ओके। सेल्समैन ने जोड़ा, तो 75 और 72 मिलके 147 डिग्री हुए। क्या 147 डिग्री के गर्म पानी में हाथ डालने से हाथ नहीं चलेगा? जाहिर है जलेगा। फिर से हाँ। तब सेल्समैन ने सुझाव दिया, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इन मोटरों से हाथ दूर रखें? और इंजीनियर मान गया। कमाल है। उसने कभी बहस नहीं की, बस हाँ की एक श्रृंखला बना दी। और सहयोग बनाने की एक और कुंजी है दूसरे व्यक्ति को ज्यादा बोलने देना। हाँ, ये हम अक्सर भूल जाते हैं। हमें लगता है कि जितना ज्यादा हम बोलेंगे सामने वाला उतना ज्यादा समझेगा, जबकि होता है इसका उल्टा है। उस सेल्स प्रतिनिधि की कहानी तो अविश्वसनीय है। मतलब आवाज चली गई और फिर भी उसने $1.6 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। हाँ, ये सुनने में उल्टा लगता है ना? बहुत ज्यादा। वो मीटिंग में पहुंचा तो फुसफुसा भी नहीं पा रहा था। ओके। उसने एक कागज पर लिखा, सज्जनों, मेरी आवाज चली गई है। तो कंपनी के प्रेसिडेंट ने उसके लिए बात की, उसके सैंपल दिखाए और उसके उत्पाद के सारे फायदे गिनाए। इस प्रक्रिया में प्रेसिडेंट ने खुद को ही उत्पाद खरीदने के लिए मना लिया। मतलब सबसे बेहतरीन सेल्स पिच थी। चुप्पी। बिल्कुल। और ये सिद्धांत सीधे अगले विचार की ओर ले जाता है। दूसरे व्यक्ति को महसूस होने दें कि ये विचार उसी का है। हाँ, क्योंकि हम उन विचारों में ज्यादा विश्वास करते हैं जिन्हें हम खुद खोजते हैं। उस प्रेसिडेंट को लगा कि ये खरीदने का फैसला उसका था, सेल्समैन का नहीं। जैसे सेल्स मैनेजर एडोल्फ सेल्स ने अपनी हतोत्साहित टीम से पूछा कि वे उनसे क्या उम्मीद करते हैं। उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि सवाल पूछा। उन्होंने समाधान उन्हीं से निकलवाया। ठीक है, तो हमने सामने वाले का ईगो डिसआर्म कर दिया है, एक दोस्ताना पुल बना लिया है। लेकिन अगर वो फिर भी हमारी बात से सहमत ना हो, तो अगला स्तर है उनकी दुनिया में झांकने का। लेख कहते हैं कि हमें ईमानदारी से चीजों को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सिर्फ अच्छी सलाह नहीं है, ये सबसे व्यवहारिक सलाह है। हाँ, क्योंकि लोग जैसा सोचते और करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। वो वजह शायद हमें तर्कसंगत न लगे, लेकिन उनके लिए वो असली है। लेखक की अपनी कहानी, जब वो पार्क में आग जलाने वाले लड़कों को रोकते हैं, इसका एक सुंदर उदाहरण है। पहले वो उन्हें आदेश देते थे, पार्क में आग लगाना मना है टाइप की बातें। हाँ, जिसका नतीजा हमेशा नाराजगी होता था, क्योंकि वो उनके नजरिए से नहीं बल्कि अपने नजरिए से बात कर रहे थे। सही। लेकिन जब उन्होंने उनके नजरिए को समझते हुए बात की, मजा आ रहा है लड़कों, जब मैं तुम्हारी उम्र का था मुझे भी आग जलाना बहुत पसंद था। इससे वो लड़के उनसे जुड़ गए होंगे। बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा, लेकिन पार्क में ये खतरनाक है, क्या तुम लोग वहां रेत के गड्ढे में आग नहीं जला सकते? और लड़कों ने सहयोग किया। ये अगले सिद्धांत से जुड़ता है। दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखें,
एक जादुई वाक्य सुझाया गया है। कौन सा? मैं आपको बिल्कुल भी दोष नहीं देती कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होती तो निसंदेह मैं भी ऐसा ही महसूस करती। ये वाक्य तो बहस को तुरंत रोक सकता है। हाँ, और सद्भावना पैदा करता है क्योंकि आप उनकी भावनाओं को स्वीकार कर रहे हैं, भले ही आप उनके तथ्यों से सहमत ना हो। इसके बाद नेक इरादों की अपील करने का विचार आता है। जे. पियरपॉन्ट मॉर्गन ने कहा था कि लोग कोई भी काम दो कारणों से करते हैं, एक असली कारण और एक जो सुनने में अच्छा लगे। ये थोड़ा चालाकी भरा लग सकता है। हाँ, मुझे भी यही लगा। पर बात यह है कि हम सब दिल से आदर्शवादी होते हैं और अपने बारे में अच्छा सोचना चाहते हैं। तो जब आप किसी के नेक इरादों से अपील करते हैं तो आप उन्हें वो व्यक्ति बनने का मौका दे रहे हैं जो वो बनना चाहते हैं। उस मकान मालिक का उदाहरण है जो एक किराएदार से निपट रहा था जो बीच में ही लीज तोड़ रहा था। उसने उसे धमकी नहीं दी, इसके बजाय उसने किराएदार के सम्मान की अपील करते हुए कहा कि वो उसे अपने वचन का पक्का आदमी समझते हैं। और किराएदार रुक गया। हाँ, उसने रुकने और अपना किराया पूरा करने का फैसला किया। अब इन सभी विचारों को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें नाटकीय बनाने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि सिर्फ सच बताना काफी नहीं है, उसे जीवंत और दिलचस्प बनाना होगा। मुझे एनसीआर के उस सेल्समैन का उदाहरण बहुत पसंद आया। अच्छा, कौन सा? उसे एक किराना दुकानदार को यह दिखाना था कि वो अपनी पुरानी कैश रजिस्टरों से कितना पैसा खो रहा है। उसने दुकानदार से कुछ नहीं कहा, बस फर्श पर मुट्ठी भर सिक्के फेंक दिए। सिक्कों की वो खनक वो किसी भी प्रेजेंटेशन से ज्यादा असरदार रही होगी। बिल्कुल, सिक्कों की आवाज ने शब्दों से कहीं ज्यादा नाटकीय ढंग से अपनी बात कही। दुकानदार ने तुरंत नए रजिस्टरों का ऑर्डर दे दिया। और अंत में जब कुछ भी काम ना करे तो एक चुनौती दे। चार्ल्स श्वाब की कहानी क्लासिक है। हाँ, वो मिल वाली। हाँ, उनकी एक मिल का उत्पादन कम था। उन्होंने मिल मैनेजर से पूछा, आज दिन की शिफ्ट ने कितने बैच बनाए? जवाब मिला 6। तो श्वाब ने फर्श पर चौक से एक बड़ा सा 6 लिख दिया और चले गए। बस इतना ही, कोई भाषण नहीं, कोई धमकी नहीं। कमाल है। जब रात की शिफ्ट आई तो उन्होंने 6 देखा और इसका मतलब पूछा। अगली सुबह श्वाब ने देखा कि 6 को मिटाकर 7 लिखा गया था। मतलब थोड़ा सा कंपटीशन और चौक का एक टुकड़ा किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से ज्यादा काम कर गया। हाँ, दिन की शिफ्ट ने 7 को एक चुनौती के रूप में देखा और रात को जाने से पहले एक बड़ा 10 लिख दिया। जल्द ही वो मिल पूरे प्लांट में सबसे ज्यादा उत्पादक बन गए। यह सब कुछ बेहतर करने की इच्छा, खेल की भावना के बारे में है। हाँ, यही चीज लोगों को प्रेरित करती है। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें तो ये सिर्फ अलग अलग टिप्स नहीं है। पहले आप ईगो डिसार्म करते हैं, बहस से बचकर, सम्मान दिखाकर, अपनी गलती मानकर। फिर आप एक पुल बनाते हैं, दोस्ताना होकर, हाँ कहलवाकर, उन्हें बोलने का और विचार का मालिक होने का मौका देकर। और अंत में आप गहरी प्रेरणाओं तक पहुंचते हैं, उनके नजरिए को समझकर, सहानुभूति रखकर, उनके नेक इरादों से अपील करके। और जब जरूरत हो तो विचारों को नाटकीय बनाकर या एक चुनौती देकर। इन सब का सार मैं और मेरी बात से ध्यान हटाकर वे और उनके दृष्टिकोण पर केंद्रित करना है। ये सहानुभूति के माध्यम से प्रभाव डालने की कला है, न कि जबरदस्ती से। बिल्कुल। इन सभी विचारों पर आधारित एक अंतिम विचार। आज हमने बात की कि इन सिद्धांतों का इस्तेमाल दूसरों को प्रभावित करने के लिए कैसे किया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब हमें ये एहसास होता है कि कोई और इन सिद्धांतों का इस्तेमाल हम पर कर रहा है? अच्छा सवाल है। क्या ये हमें हेरफेर के प्रति ज्यादा जागरूक बनाता है या हमें एक सच्ची और सहानुभूतिपूर्ण बातचीत की सराहना करने में मदद करता है? नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हम सब फेस करते हैं, है ना? चाहे ऑफिस हो या घर। सोचिए, आपकी टीम में कोई है जो बहुत टैलेंटेड है, पर उसकी कोई एक आदत पूरे प्रोजेक्ट को नीचे खींच रही है। या घर में कोई अपना जिसकी कोई बात आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि उस इंसान को बदले कैसे, बिना किसी झगड़े के, बिना नाराज किए। ये वाकई बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि होता क्या है, जब आप सीधे सीधे किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ, तो या तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं, हाँ, या फिर उनका दिल टूट जाता है, हाँ, और नतीजा 0। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये कुछ ऐसे ही सिद्धांतों पर आधारित है जो बताते हैं कि सीधी टक्कर की जगह साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें। बिल्कुल। तो चलिए आज इस मुश्किल कला की बारीकियों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये तरीके आज भी कितने काम के हैं। तो
बातचीत की तैयारी के लिए जो पहला प्रिंसिपल बताया गया है वो सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। हमेशा किसी सच्ची तारीफ के साथ शुरुआत करें, मतलब वो प्रेज सैंडविच वाला आइडिया। हाँ, पहले तारीफ, फिर क्रिटिसिज्म, फिर तारीफ। पर क्या ये तरीका आज के जमाने में थोड़ा पुराना नहीं हो गया? लोग तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये तारीफ तो बस आने वाली आलोचना का बहाना है। एग्जैक्टली। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है। अगर तारीफ बनावटी लगे तो ये तरीका उल्टा पड़ सकता है। इसका असली मकसद धोखा देना नहीं है, मकसद है माहौल को थोड़ा सहज बनाना। देखिए, साइकोलॉजी ये कहती है कि जब हम पर सीधी क्रिटिसिज्म होती है तो हमारे दिमाग का वो फाइट और फ्लाइट वाला हिस्सा एक्टिव हो जाता है। अच्छा। तो हम अपनी गलती समझने के बजाय खुद का बचाव करने लगते हैं। तारीफ उस डिफेंसिव दीवार को गिराने का काम करती है। मतलब ये डेंटिस्ट की उस दवा की तरह जो ड्रिल करने से पहले ही दी जाती है। बिल्कुल सही पकड़ा, पर इसे सही ढंग से करना जरूरी है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम मैकिनले का एक किस्सा है। हाँ। उनके एक सहयोगी ने चुनाव के लिए एक भाषण तैयार किया। मैकिनले को वो भाषण पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने उसे सीधे रिजेक्ट नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, ये एक शानदार भाषण है, इसमें कमाल की बातें हैं। और जब वो शख्स खुश हो गया तब उन्होंने जोड़ा, बस हमें ये सोचना है कि क्या ये इस खास मौके के लिए सही रहेगा। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि उस आदमी ने खुद ही भाषण बदल दिया और उसका दिल भी नहीं टूटा। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। लेकिन इसी से जुड़ा राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज का भी एक उदाहरण है, वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, वो सेक्रेटरी वाला। हाँ, उन्होंने अपनी सेक्रेटरी की ड्रेस की तारीफ की और फिर तुरंत कह दिया कि अपनी पंक्चुएशन ठीक करो। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ये एचआर केस बन सकता है। हाँ, आप सही कह रही हैं। कूलिज का तरीका बहुत क्लमजी था। वो एक उदाहरण है कि इस तकनीक को गलत तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तारीफ और आलोचना में एक कनेक्शन होना चाहिए, और यहीं पर दूसरा सिद्धांत काम आता है। वो क्या है? किसी की गलती बतानी हो तो सीधे सीधे मत बोलिए, थोड़ा घुमाकर इशारा कीजिए। अच्छा, पर इससे बिना पैसिव अग्रेसिव हुए कैसे किया जाए? एक बहुत छोटा सा बदलाव है जो बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। लेकिन की जगह और का इस्तेमाल करें। लेकिन और कैसे? सोचिए, आप एक बच्चे से कहते हैं, हमें तुम पर गर्व है कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे आए, लेकिन तुमने मैथ्स में मेहनत नहीं की। हाँ, ये सुनते ही पहली तारीफ का तो सारा मजा ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है तारीफ तो बस मैथ्स की बुराई करने का एक बहाना थी। सही बात है। अब इसे ऐसे कहकर देखें, हमें तुम पर गर्व है कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे आए, और मुझे विश्वास है कि अगर तुम यही मेहनत जारी रखोगे तो अगले सेमेस्टर में तुम्हारा मैथ्स का ग्रेड भी शानदार हो जाएगा। अरे वाह, ये तो पूरी बात ही पॉजिटिव हो गई। आपने तारीफ को एक प्रेरणा में बदल दिया। चार्ल्स श्वाब की वो स्टील मिल वाली कहानी भी यही दिखाती है। हाँ, जब उन्होंने अपने कर्मचारियों को नो स्मोकिंग साइन के नीचे सिगरेट पीते देखा था। जी, उन्होंने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि हर एक को एक सिगार दी और कहा, दोस्तों, अगर आप लोग ये बाहर जाकर पिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने नियम तोड़ने की बात ही नहीं की, पर उनका संदेश पहुंच गया। उन्होंने शर्मिंदा करने के बजाय सम्मान दिया। ये तरीका तो कमाल का है, पर ये तब है जब गलती सिर्फ सामने वाले की हो। अगर गलती में हमारा भी कुछ हाथ हो तो? बहुत जरूरी सवाल है ये, और ये हमें तीसरे सिद्धांत पर लाता है। बताइए। दूसरे की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। मतलब देखो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं वाला अप्रोच। एग्जैक्टली। इसे आज वल्नरेबिलिटी लीडरशिप भी कहते हैं। जब आप अपनी कमी मानकर बात शुरू करते हैं तो दूसरा व्यक्ति डिफेंसिव होने की बजाय आपकी बात सुनने को तैयार हो जाता है। लेखक डेल कार्नेगी ने अपना अनुभव बताया है। जब वो अपनी सेक्रेटरी जोसेफिन को एक गलती पर डांटने वाले थे तो उन्हें याद आया कि उस उम्र में वो खुद भी बड़ी गलतियां करते थे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बात ऐसे शुरू की, जोसेफिन, तुमने एक गलती की है, पर भगवान जानता है ये उन गलतियों से ज्यादा बुरी नहीं है जो मैंने खुद की हैं। इसके बाद सलाह देना कितना आसान हो गया होगा। सही बात है। अपनी गलती मानना आपको छोटा नहीं बल्कि बड़ा बनाता है। तो अब तक के ये जो 3 सिद्धांत हैं, ये तो बातचीत के लिए एक सही माहौल बनाने के बारे में है। तारीफ करो, सीधे अटैक मत करो और अपनी गलतियां भी मानो। पर जब असल में अपनी बात कहने का टाइम आता है, जहां हम चाहते हैं कि कुछ बदले, तो अक्सर लोग सीधे ऑर्डर दे देते हैं। ये काम ऐसे करो, ये आदत छोड़ दो। हाँ, और यहीं पर चीजें बिगड़ सकती हैं। बिल्कुल, यहीं पर बातचीत पटरी से उतर जाती है, क्योंकि आदेश बगावत को जन्म देते हैं। इसीलिए चौथा सिद्धांत कहता है, सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। सवाल पूछें। हाँ, सवाल लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। जब किसी फैसले में उन्हें शामिल किया जाता है तो वो उसे ज्यादा आसानी से अपनाते हैं। ओवन डी यंग, जो एक बड़े उद्योगपति थे, वो कभी सीधे आदेश नहीं देते थे।
अच्छा, वो कहते थे, क्या हम इस पर विचार कर सकते हैं, या क्या आपको लगता है कि ये तरीका काम करेगा? ये तो सामने वाले को सम्मान देने का तरीका है। ये जताना कि उनकी राय की भी वैल्यू है। बिल्कुल। स्रोत में वो स्कूल पार्किंग वाला उदाहरण है जो इसका बिल्कुल उल्टा केस दिखाता है। हाँ, जहाँ एक इंस्ट्रक्टर ने छात्र पर चिल्लाकर कहा, ये कार अभी हटाओ, वरना मैं इसे चेन से खींचकर बाहर फेंक दूंगा। सोचकर ही बुरा लग रहा है। नतीजा क्या हुआ? उस छात्र के मन में इंस्ट्रक्टर के लिए नफरत भर गई। क्या पता उसने जानबूझकर दोबारा वही गलती की हो। उस इंस्ट्रक्टर के लिए शायद सही होना सही नतीजा पाने से ज्यादा जरूरी था। और ये बहुत कॉमन है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी, और ये हमें 5वें और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत पर लाती है। वो क्या है? दूसरे व्यक्ति को अपना आत्मसम्मान बचाने का मौका दें। चाहे हम 100% सही हों और दूसरा व्यक्ति पूरी तरह गलत, हमें कभी भी किसी की इज्जत पर हमला नहीं करना चाहिए। किसी को शर्मिंदा करके हम उसे हमेशा के लिए खो देते हैं। इसे आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में साइकोलॉजिकल सेफ्टी कहते हैं ना? बिल्कुल। जब आप किसी को शर्मिंदा नहीं करते तो आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग रिस्क लेने से, नई चीजें ट्राई करने से और अपनी गलतियां मानने से डरते नहीं हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण जनरल इलेक्ट्रिक और जीनियस इंजीनियर चार्ल्स स्टीनमेट्ज का है। वो जो एक बेहतरीन इंजीनियर थे पर एक बुरे मैनेजर साबित हुए। जी। कंपनी उन्हें खोना नहीं चाहती थी, तो उन्हें निकालने या डिमोट करने के बजाय कंपनी ने उन्हें कंसल्टिंग इंजीनियर का एक नया और बड़ा पद दे दिया। अरे वाह! ये वही काम था जो वो पहले से कर रहे थे, बस नाम ज्यादा प्रतिष्ठित था, और उनकी जगह किसी और को हेड बना दिया। तो स्टीनमेट्ज भी खुश रहे और कंपनी का काम भी हो गया। जीनियस मूव था ये। उनका आत्मसम्मान भी बचा रहा। कमाल है, एक छोटी सी गलती पर किसी को सबके सामने नीचा दिखाने से एक कंपनी एक वफादार कर्मचारी को हमेशा के लिए खो सकती है। बिल्कुल। एना माजोन की कहानी भी यही बताती है। पहली बड़ी परियोजना में गलती करने के बाद जब वो मीटिंग में डरी हुई थीं, तो उनके बॉस ने उन्हें डांटा नहीं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ये एक नई परियोजना थी और गलती होना आम बात है। मुझे विश्वास है कि अगली बार सब ठीक होगा। उस एक वाक्य ने एना को इतना मोटिवेट किया होगा कि उन्होंने ठान लिया कि वो अपने बॉस को कभी निराश नहीं करेंगी। एक 30 सेकंड की समझदारी ने सालों की वफादारी कमा ली। ठीक है, तो हमने माहौल बनाया, अपनी बात भी बड़ी समझदारी से रख दी, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है ना? नहीं। असली चुनौती तो ये है कि उस बदलाव को टिकाऊ कैसे बनाया जाए। अक्सर लोग 2 दिन बाद वापस अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है, और यहीं पर छठा सिद्धांत काम आता है। छोटे से छोटे सुधार की भी प्रशंसा करें, हर सुधार की तारीफ करें। मनोवैज्ञानिक पीएफ स्किनर ने यह साबित किया था कि जब किसी व्यवहार के लिए इनाम मिलता है तो वो व्यवहार दोहराया जाता है, और इंसानों के लिए तारीफ से बड़ा कोई इनाम नहीं है। लेकिन हम अक्सर तारीफ करने में कंजूसी करते हैं और गलतियां पकड़ने में उस्ताद होते हैं। यही तो बदलना है। महान ओपेरा गायक एनरिको कारूसो को उनके पहले टीचर ने कहा था कि उनकी आवाज में दम नहीं है, वो गा ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन उनकी माँ ने उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि वो गा सकते हैं। उस एक तारीफ ने उनकी जिंदगी बदल दी। तारीफ की ये ताकत एक और सिद्धांत से जुड़ी लगती है। कौन सा? दूसरे व्यक्ति को एक अच्छी प्रतिष्ठा दें जिसे वो बनाए रखने की कोशिश करें। बिल्कुल, इसे पाइग्मेलियन इफेक्ट कहते हैं। लोग अक्सर उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं जो हम उनसे रखते हैं। हाँ। अगर आप किसी बच्चे को बार बार शरारती कहेंगे तो वो वैसा ही बन जाएगा। कहानी में टॉमी नाम के एक बच्चे का जिक्र है जिसे सब शरारती लड़का कहते थे। उसकी 4th क्लास की टीचर ने पहले दिन ही सबसे कहा, टॉमी, मैंने सुना है कि तुम एक नेचुरल लीडर हो। मैं इस क्लास को सबसे अच्छी क्लास बनाने के लिए तुम्हारी मदद पर निर्भर रहूंगी। और उस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया होगा। सब कुछ। उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए टॉमी ने कभी टीचर को निराश नहीं किया। उसने उस रोल को अपना लिया जो उसे दिया गया था। ये सब प्रोत्साहन पर जोर देता है। लेकिन क्या हो अगर कोई कोशिश करे और नाकाम हो जाए? हार मान लेना तो बहुत आसान होता है, और यहीं पर 8वां सिद्धांत हमारी मदद करता है। गलती को सुधारने में आसान दिखाएं। अगर आप किसी से कहते हैं तुम इस काम में बिल्कुल नाकाबिल हो, तो आप उसे सुधारने की हर प्रेरणा को नष्ट कर देते हैं। इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए कि सुधार संभव है। जैसे वो डांस सीखने वाले व्यक्ति की कहानी। हाँ, जिसके पहले टीचर ने कहा तुम सब कुछ गलत कर रहे हो, तुम्हें सब कुछ भूलकर फिर से शुरू करना होगा। ये सुनकर तो किसी का भी दिल टूट जाएगा। बिल्कुल। लेकिन दूसरी टीचर ने कहा आपका स्टाइल थोड़ा पुराना हो सकता है, लेकिन बेसिक बातें ठीक हैं।
आप कुछ नए स्टेप्स बहुत आसानी से सीख जाएंगे। इस प्रोत्साहन ने उसे बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। तो ये पूरा प्रोसेस एक तरह से सामने वाले के फायदे के लिए है, और शायद यही आखिरी और 9वां सिद्धांत है। क्या? जो आप चाहते हैं उसे करने में दूसरे व्यक्ति को खुशी महसूस कराएं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस बारे में है कि आप जो काम करवाना चाहते हैं उसे दूसरे व्यक्ति के फायदे से कैसे जोड़ा जाए। उसे ये महसूस कराना कि ये काम करना उसके अपने हित में है। नेपोलियन जब अपने सैनिकों को मेडल और उपाधियां देते थे तो लोग कहते थे कि वो खिलौने बांट रहे हैं। नेपोलियन ने जवाब दिया, इंसानों पर खिलौनों से ही शासन किया जाता है। वो पहचान की मानवीय इच्छा को समझते थे। इसे एक आम दफ्तर के उदाहरण से कैसे समझें? मान लीजिए आपको एक कर्मचारी जॉन से स्टॉक रूम साफ करवाना है। एक तरीका है, जॉन स्टॉक रूम साफ करो, जो कि एक ऑर्डर है। हाँ। दूसरा तरीका है उसे उस काम का महत्व समझाना। जॉन, कल कुछ बड़े क्लाइंट्स आ रहे हैं। अगर तुम स्टॉक रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दो तो ये हमारी कंपनी की एक बहुत अच्छी छवि बनाएगा और इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान होगा। अब जॉन सिर्फ एक कमरा साफ नहीं कर रहा है, वो कंपनी की इज्जत बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। उसे वो काम करने में ज्यादा खुशी और गर्व महसूस होगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये 9 अलग-अलग ट्रिक्स नहीं है। ये एक ही फलसफा है जो इस बात पर आधारित है कि सामने वाले की गरिमा का सम्मान किया जाए और महत्वपूर्ण महसूस करने की उसकी गहरी मानवीय इच्छा को समझा जाए। बिल्कुल सही। असली नेतृत्व आदेश देने में नहीं बल्कि लोगों को प्रेरित करने में है। ये मैं तुम्हें कैसे बदल सकता हूँ के बजाय मैं एक ऐसा माहौल कैसे बना सकती हूँ जिसमें तुम खुद बदलना चाहो। एकदम सही। और जाते जाते एक सवाल बताइए। इन स्रोतों में दूसरों को बदलने पर ध्यान दिया गया है, लेकिन एक पल के लिए इस नजरिए को पलट कर देखें। आखिरी बार कब किसी ने सफलतापूर्वक आपके व्यवहार या विचार को बदला था? उन्होंने क्या किया था? क्या उन्होंने अनजाने में इनमें से किसी तकनीक का इस्तेमाल किया था? ये समझना हमें न केवल एक बेहतर लीडर बना सकता है बल्कि इस बात के प्रति भी अधिक जागरूक बना सकता है कि हमें कैसे प्रभावित किया जा रहा है।